Hello students. So we are doing chapter 6, that is work, energy and power, and today we will discuss some more thing about collision. Basically in the previous lecture we studied about collision in one dimension. Today we will study collision in two dimensions. So let me first explain you this diagram. What is this? Now we have two bodies. मेरे पास दो bodies हैं. Clear? दो bodies collide कर रही हैं. ये body rest पे है, ये body किसी u1 वेलोसिटी से मूव कर रही है, कोलाइड कर रही है. इन द प्रीवियस लेक्चर व्हाट वी स्टडीड कि दोनों एक डायरेक्शन में जाती हैं, बट एक ही लाइन के लॉन्ग कोलिजन है. ठीक है, इसमें क्या है, व्हेन दिस बॉडी कोलाइड्स विद दिस बॉडी, दिस बोथ द बॉडीज गो इन सम डिफरेंट डायरेक्शन. व्हेन बॉडी m1 collides with body m2, m1 is moving with velocity u1 and m2 is at rest. When this m1 collide with m2, m1 goes this way and m2 goes this way in other axis. This is x axis, suppose this is y axis. Okay, so now the collision will be in two dimension. We have to do same thing. We have to apply conservation of momentum, conservation of kinetic energy. Clear? So सबसे पहले जब m1 m2 से कोलाइड किया, कोलाइड करने के बाद m1 इधर चला गया, इसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है कुछ θ1 एंगल पे. जब वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है तो इसके कंपोनेंट्स कर सकते हैं हम. θ1 v1 में θ1 एंगल पे है तो v1 दैट इज x. थीटा के साथ वाला कंपोनेंट कौन सा हुआ, v1 cos थीटा. ऐसे होता है ना, ये अगर ये है v1 एंड दिस इज थीटा, सो दिस इज v1 cos थीटा एंड दिस इज इसके थीटा के सामने वाला ये होता है ना v1 sin थीटा. ये या इसको ये बोल लो थीटा, v1 cos थीटा, v1 sin थीटा. ऐसे ही यहाँ v2 वेलोसिटी से इधर मूव कर रहा है, ये किस वेलोसिटी से, v2 वेलोसिटी से. सो दिस इज v2 cos थीटा 2, दिस इज v2 sin थीटा 2. दिस इज एंगल θ1, दिस इज एंगल θ2. क्लियर? अब मेरे पास x और y डायरेक्शन में वेलोसिटीज हैं तो मैं मोमेंटम का कंजर्वेशन भी दोनों डायरेक्शन में देखूंगा. क्लियर? सो अप्लाइंग conservation of momentum in x डायरेक्शन. मोमेंटम का कंजर्वेशन लगाएंगे x डायरेक्शन में. तो इनिशियली क्या मोमेंटम है, m1 u1 x डायरेक्शन में, और m2 तो क्या है, रेस्ट पे है. क्लियर? एंड दैट इज इक्वल टू, ये किसके इक्वल होगा, m1 u1, दैट इज इक्वल टू x डायरेक्शन में मेरे पास मोमेंटम का क्या कंपोनेंट है फाइनल मोमेंटम में, m1 v1 cos θ1 प्लस इधर क्या है m2 v2 cos θ2. ये मेरे पास क्या आ गया, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इन x डायरेक्शन. सिमिलरली इन y डायरेक्शन कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाएंगे हम y डायरेक्शन में. कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम y डायरेक्शन में लगाएंगे तो इनिशियली y डायरेक्शन में कुछ मोमेंटम है, इनिशियली तो यूं ही जा रहे हैं, और x डायरेक्शन में इससे कोलाइड कर रहा है, किससे, m2 से. क्लियर? m2 से x डायरेक्शन में कोलाइड कर रहा है तो इनिशियली तो मोमेंटम क्या है, जीरो है. फाइनली क्या मोमेंटम है, अगर मैं पॉजिटिव y एक्सिस को प्लस ले लूं, सो m1 व्हाट इज दिस, m1 v1 sin θ1 माइनस m2 v2 sin θ2. मैंने इस डायरेक्शन को पॉजिटिव ले लिया तो उससे वेक्टर है, इससे अपोजिट वाली डायरेक्शन ये v2 sin θ2, ये नीचे की डायरेक्शन में और ये y एक्सिस में ऊपर की डायरेक्शन में. तो ये मेरे पास क्या आ गया, y डायरेक्शन में कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम आ गया. तो हमने कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम निकाल लिया किसमें, x डायरेक्शन में और y डायरेक्शन में. क्लियर? अप्लाइंग कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी. कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे तो इनिशियली हाफ m1 u1 स्क्वायर, यही है, ये तो रेस्ट पे है, कोई एनर्जी काइनेटिक एनर्जी नहीं होगी. और फाइनली एक पार्टिकल गया v वेलोसिटी से, v1 वेलोसिटी से, एक पार्टिकल गया v2 वेलोसिटी से, एक v1 वेलोसिटी से और एक v2 वेलोसिटी से. अब देखो मेरे पास कितनी इक्वेशन है, दिस इज इक्वेशन 1, दिस इज 2, दिस इज 3. ठीक है, सो वी हैव
three equations. We have three equations and four unknowns. चार अननोन क्वांटिटी हैं, कौन सी? θ1, θ2, v1, v2. जब भी चार अननोन क्वांटिटी हो तो मुझे कम से कम चार इक्वेशन तो चाहिए उसको सॉल्व करने के लिए. जब आप मैथ्स में छोटी क्लासेस में x और y फाइंड आउट करते थे तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 2, x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, कम से कम ऐसे होता है ना, x प्लस 2y इज इक्वल टू 4, x माइनस वाई इज इक्वल टू 6. ये दो इक्वेशन है, इससे x और y की वैल्यू निकाल सकते हैं हम. कभी हम एक इक्वेशन से x और y की वैल्यू निकाल सकते हैं? नहीं निकाल सकते. ऐसे ही मेरे पास फोर अननोन है ना, और इक्वेशन तो मेरे पास तीन है, नहीं फाइंड आउट कर सकते. कब फाइंड आउट करेंगे? जब इसमें से मुझे कोई भी एक अननोन की वैल्यू पता हो. क्या पता हो? एक अननोन की वैल्यू. सो बाय मेजरिंग वन ऑफ द फोर अननोन्स we can solve these equations. एक चारों में से कोई एक अननोन सॉल्व करके मुझे वन ऑफ द फोर अननोन वी कैन सॉल्व दिस इक्वेशन. बाय मेजरिंग वन ऑफ द फोर अननोन्स वी कैन सॉल्व दिस इक्वेशंस. और कैसे मेजर करेंगे? एक्सपेरिमेंटली मेजर कर सकते हैं. क्लियर? सो ये एक फील था बस, इलास्टिक कोलिजन. जनरली इलास्टिक कोलिजन वन डायमेंशन में ही पूछा जाता है एग्जाम में. अगर टू डायमेंशन में भी पूछे तो आपको इतना पता होना चाहिए कि टू डायमेंशन में इक्वेशन कौन सी बनती है, और आखिरी में यही आपने भी यही लिखना है और यहीं पर एंड करना है. क्लियर? सो ये है इलास्टिक कोलिजन टू डायमेंशन में. दो डायमेंशन में इलास्टिक कोलिजन तो एक्स डायरेक्शन में अलग मोमेंटम, वाई डायरेक्शन में अलग मोमेंटम. क्लियर? सो इलास्टिक कोलिजन टू डायमेंशन हो गया. इसके बाद स्मॉल टॉपिक है एक, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन. कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन. कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन हम क्यों पढ़ते हैं? जनरली परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन को ही नहीं होता. ठीक है ना? जब भी दो बॉडीज टकराती हैं परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन कभी नहीं होता. मतलब वेलोसिटी आफ्टर सेपरेशन, जो फाइनल वेलोसिटी है वो कुछ ना कुछ तो रिड्यूस होती है. ऐसा नहीं है काइनेटिक एनर्जी हमेशा एग्जैक्टली कंजर्व रहती है. ठीक है ना? मतलब वेलोसिटी चेंज कुछ ना कुछ तो होती है, कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी तो कम होती है. परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन नहीं होता. तो डिफरेंट कोलिजन हम एक पर्टिकुलर वैल्यू से डिनोट कर सकते हैं, दैट इज कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन. इसको स्मॉल ई से डिनोट करते हैं. That is equal to ratio of velocity of, ऐसे लिख लो, ratio of magnitude of velocity of separation to the magnitude of velocity of approach. Magnitude of velocity of separation to the velocity of approach. हमने पढ़ा था velocity of separation, relative magnitude of relative velocity, relative word भी लिख लेना, magnitude of relative velocity of separation upon relative velocity of approach. Magnitude मतलब मॉडुलस u1 minus u2. ठीक है? इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ ना मैं, बुक्स में आपको कुछ बुक्स में ऐसे मिलेगा v1 minus v2 upon u1 minus u2. v1 माइनस v2 करूं या v2 माइनस v1. मॉडुलस है, मॉडुलस होगा तो क्या होगा? मॉडुलस होगा तो पॉजिटिव क्वांटिटी आएगी. तो मैं ऐसे लिखूं या ऐसे लिखूं, दैट इज कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन. दैट इज कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, रेशियो ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन टू द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच. अब ई की वैल्यूज होती हैं. ठीक? अगर देखो परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन होता, सपोज परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन होता, तो जितना वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन है उतना वेलोसिटी ऑफ अप्रोच है. ठीक है ना? मतलब कंजर्व रहेगा, जितना पहले है उसकी वेलोसिटी उतनी ही बाद में सेपरेशन की वेलोसिटी है. यही पढ़ा था हमने प्रीवियस लेक्चर में, दैट इलास्टिक कोलिजन में हमारे पास इलास्टिक कोलिजन में निकल के आया था डेरिवेशन करके, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन. जब ये दोनों इक्वल होंगे तो ई की वैल्यू कितनी होगी? 1. कब होगी? जब परफेक्टली
इलास्टिक कोलिजन है। इन प्रैक्टिकल जनरल लाइफ देयर इज नो परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन। ओके, अगर परफेक्टली इलास्टिक नहीं है बट इलास्टिक कोलिजन है, ठीक है, परफेक्टली इलास्टिक तो नहीं है बट इलास्टिक कोलिजन है, कुछ काइनेटिक एनर्जी रिड्यूस हो रही है, मतलब क्या है इसका, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन है जो बाद की वेलोसिटी है वो कम होगी, इससे कम होगी। दैट मींस E की वैल्यू 0 से 1 के बीच में होगी, E की वैल्यू 1 से तो छोटी होगी, 1 पे तो परफेक्टली इलास्टिक है, जब ये सेम है, ये वैल्यू कम है तो लेस देन 1 होगा। क्लियर, चलो अभी ये 0 से बड़ा भी नहीं बताता मैं आपको, ठीक, लेस देन 1 होगा। अगर इन इलास्टिक कोलिजन है, या ऐसे लिखो परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन है, परफेक्टली इन इलास्टिक तो सारे ही होते हैं, इलास्टिक जब कुछ नहीं होता तो परफेक्टली इलास्टिक कुछ नहीं होता, इलास्टिक होता है जनरली इन इलास्टिक। परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन है, परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन में क्या होता है, कोलाइड हो रही है दोनों बॉडीज, फिर एक साथ जुड़ के आगे जा रही हैं, तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन तो क्या होता है इसमें जो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन होता है वो क्या होता है, जब सेपरेट ही नहीं हुए तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन क्या होगा, 0। वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन 0 होगा तो E की वैल्यू 0। क्लियर, तो मिनिमम E की वैल्यू क्या है, 0 ही हो सकती है, 0 से कम तो हो नहीं सकती, मैक्सिमम 1। और इस इलास्टिक कोलिजन जो जनरल लाइफ में होते हैं उसकी 0 से, इसलिए मैंने बोला इलास्टिक में E की वैल्यू 0 से 1 के बीच में, E ग्रेटर देन 1, E इक्वल टू 0। और सुपर इलास्टिक कोलिजन जो मैंने आपको बताया था प्रीवियस लेक्चर में, सुपर इलास्टिक कोलिजन या एक्सप्लोसिव कोलिजन जिसमें काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाती है, एकदम से इंक्रीज हो जाएगी तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन इंक्रीज हो जाएगी, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन इंक्रीज हो जाएगी मतलब इससे ज्यादा हो जाएगी, तो ये टर्म क्या होगी, ग्रेटर देन 1 होगी, ये ग्रेटर देन 1 होगी तो E की वैल्यू ग्रेटर देन 1। तो ये 4 केस हैं, ये जरूर एग्जाम में पूछते हैं आपसे, इन चारों केसों के बारे में आपको पता होना चाहिए। क्लियर, इसको यहां पर इसको हम जो E की वैल्यू 0 से 1 के बीच में है, जनरली इसको हम इन इलास्टिक कोलिजन ही बोलते हैं। इन इलास्टिक, इलास्टिक तो क्या होता है, इसमें लॉस ही ना हो काइनेटिक एनर्जी का, तो परफेक्टली इलास्टिक, उसके बाद परफेक्टली इलास्टिक जनरली कोई होता नहीं है जिसकी वैल्यू 1 हो, उसके बाद सब क्या है, इन इलास्टिक ही है। परफेक्टली इन इलास्टिक क्या होगा, जिसमें बिल्कुल ही काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, बाद में वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन क्या होगी, 0 होगी। क्लियर, और ये जो E की वैल्यू है ये डिपेंड करती है मटेरियल पे, डिपेंड ऑन मटेरियल। मटेरियल में मतलब सपोज 2 बॉल्स हैं, वो 2 ग्लास की बॉल्स हैं या 2 बीड्स हैं, मोती हैं, सपोज 2 बीड्स हैं, मोती होते हैं जिससे माला बनती है, वो 2 मोती टकरा रहे हैं तो E की वैल्यू चेंज होती है, समथिंग 0.20। और 2 ग्लास की बॉल्स हैं, ग्लास की बॉल्स टकरा रही हैं तो E की वैल्यू डिफरेंट होती है, 0.9। ठीक है, सो ग्लास की बॉल्स हैं या लेड बॉल्स हैं, अलग अलग वैल्यूज होती हैं की, वो डिपेंड करती है किस पे, मटेरियल पे। क्लियर, सो दिस इज कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। क्लियर, इसमें एक और चीज जो परफेक्टली इलास्टिक होता है, इसमें काइनेटिक एनर्जी क्या रहती है, कंजर्व रहती है, इसमें नॉट कंजर्व्ड, काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं रहती। इसमें परफेक्टली इन इलास्टिक में क्या होता है, परफेक्टली इन इलास्टिक में मैक्सिमम लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, परफेक्टली इन इलास्टिक में। और इसमें तो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, सुपर इलास्टिक में इंक्रीज हो जाती है, काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, इंक्रीज हो जाती है। सो दिस इज द एंड ऑफ टॉपिक कोलिजन। कोलिजन जितना पढ़ना था वो यहां तक है। नाउ वी विल डू नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज मोशन इन अ वर्टिकल सर्कल। जनरली बुक्स में ये जो मोशन इन अ वर्टिकल सर्कल है, ये लॉज ऑफ मोशन चैप्टर में दिया हुआ है। पहले आपका ये सिलेबस में भी लॉज ऑफ मोशन चैप्टर में था, बट नाउ इट इज इन वर्क एनर्जी एंड पावर एज अकॉर्डिंग टू सीबीएसई सिलेबस। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से, ज्यादा ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आता है, आपके स्कूल एग्जाम्स में भी जरूर पूछ सकते हैं इसके बारे में। वर्टिकल सर्कल मतलब सर्कल में सपोज एक स्ट्रिंग है, ठीक है ना, एक स्ट्रिंग है, एक रस्सी है। क्लियर,
ये मेरे पास एक स्ट्रिंग है और यहाँ कोई स्टोन है सपोज, ठीक है। मैंने स्ट्रिंग से पकड़ के स्टोन हम यूं घुमाते हैं, ये स्टोन घुमाया तो ये सर्कल में मूव करने लग जाएगा। स्ट्रिंग में धागे में पत्थर बांध के उसको यूं घुमाएंगे तो घूमने लग जाएगा। क्लियर। जब इसको सपोज इस स्ट्रिंग को घुमा रहे हैं, ये सर्कल है, सर्कल का रेडियस टोटल कितना है, टोटल जो सर्कल का रेडियस है वो कितना है, r। क्लियर। ये स्ट्रिंग में घुमा रहा हूं, ये स्ट्रिंग घूम के यहां से सपोज यहां पहुंच गया, ठीक। अब ये स्ट्रिंग में पत्थर बंधा हुआ है तो इस स्ट्रिंग में ये घूम रहा है, घूमेगा किसकी वजह से, सर्कल में सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से, सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से घूमेगा ना। तो किसकी वजह से घूमेगा, एक तो सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से, दैट इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाय r। अगर इसका मास m है, किसी v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, ठीक है, यहां घूमेगा। सपोज ये लोएस्ट पॉइंट L है, हाईएस्ट पॉइंट H है, ये कोई पॉइंट है P, ठीक है, इसका मास है कुछ m, मास ऑफ बॉडी इज m, तभी तो यहाँ mv स्क्वायर बाय आ रहा है। क्लियर। अभी लिख रहा हूं मैं सब, यहाँ ध्यान से समझना, समझ आ गया तो बहुत इजी लगेगा। अब इस पे यहाँ नीचे वेट लग रहा होगा mg, ऐसे ही यहां वेट लग रहा होगा mg। क्लियर। सपोज ये थीटा एंगल है, ठीक, ये थीटा एंगल है, ये थीटा एंगल है तो ये एंगल भी क्या होगा, थीटा एंगल होगा। ये mg है, ये ऐसे मूव कर रहा है तो इस पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी क्या होगी, अलोंग द टेंजेंट, इधर होगी इसकी वेलोसिटी। ये वेट है mg, ये थीटा है तो इसका यहाँ कंपोनेंट क्या होगा, mg cos थीटा, आप सबको पता है, और इधर क्या होगा mg sin थीटा, सबको पता है। अब तो क्लियर है, ये mg है, ये थीटा के साथ वाला mg cos थीटा, थीटा के सामने वाला ये वाला, मतलब ये वाला क्या है mg sin थीटा। ये वेट कितना है इसका mg, क्योंकि मास m है। स्ट्रिंग घूम रहा है तो स्ट्रिंग में कुछ टेंशन होगा T, ऑलवेज अवे फ्रॉम द पॉइंट। मैंने बताया था टेंशन कहां लगती है, हमेशा अवे फ्रॉम द पॉइंट। ये P पॉइंट है, इससे अवे, ये टेंशन। क्लियर। ये कोई पॉइंट है P। अब इसको मैंने घुमाना है, ये जो स्ट्रिंग है ये यहां से घूमे, ये जरूरी नहीं है ना कि ऐसे घूम के ऐसे आए, कभी ऐसे भी तो, ऐसे नीचे भी तो गिर सकता है पत्थर, ठीक है। अगर मैं स्पीड बहुत धीरे करता हूँ, बहुत धीरे धीरे घुमाता हूँ तो सर्कल नहीं घूमता ना, स्ट्रिंग यूं करके स्लैक होके नीचे आ जाता है, स्लैकनिंग बोलते हैं उसको, है ना। ये स्ट्रिंग जरूरी नहीं है कि ऐसे सर्कल में घूमता रहे, उसके लिए क्या जरूरी है कि ये सर्कल में घूमता रहे, मुझे तेज घुमाना पड़ेगा, ठीक। तो कितनी वेलोसिटी से घुमाना पड़ेगा उसके बारे में बात करेंगे। ये कितनी वेलोसिटी की घुमाना पड़ेगा कि ये पूरा सर्कल जंप कर जाए, कंप्लीट कर जाए, लूप बने, ये स्लैक ना हो, नीचे ना गिरे। तो कितनी वेलोसिटी होगी इस लोएस्ट पॉइंट पे, कितनी वेलोसिटी होगी इस हाईएस्ट पॉइंट पे, स्ट्रिंग की टेंशन कितनी होगी, ठीक है ना। किसी भी पॉइंट पे, सपोज इस पॉइंट पे v वेलोसिटी है तो v वेलोसिटी कितनी होगी, ये सब निकालना है हमारे को, ठीक है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं इससे किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। ये सपोज यहां से यहां गया L से P पे, ये हाइट h है, पूरा रेडियस है, ये हाइट h है, तो ये कितना होगा r माइनस h। बस समझ आ गया डायग्राम। क्लियर। एक एक करके देखते हैं हम। सबसे पहले हम निकालेंगे वेलोसिटी एट अ पॉइंट। हम किसी भी पॉइंट पे वेलोसिटी निकालेंगे, वेलोसिटी एट पॉइंट P देख लेते हैं। P पॉइंट पे, किसी भी पॉइंट पे हो, कहीं भी हमें वेलोसिटी निकालनी हो तो हम कैसे निकालेंगे, वेलोसिटी एट पॉइंट P। एज बॉडी moves from point L to P, लोएस्ट पॉइंट L से लेकर ये P पॉइंट तक गई, ठीक है। सो वी कैन अप्लाई कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। किसी भी फिजिक्स के न्यूमेरिकल को सॉल्व करने का सबसे इजी तरीका होता है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, वो तो एप्लीकेबल ही है, एनर्जी ऑलवेज कंजर्व्ड। सो टोटल एनर्जी एट पॉइंट L इक्वल टू टोटल एनर्जी एट पॉइंट P। इसको क्या लिख सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट L इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी
प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट P, किसी P पॉइंट पे, ये P पॉइंट यहां भी ले सकता था, कहीं भी लिया है, पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन है। काइनेटिक एनर्जी लोएस्ट पॉइंट पे क्या है, सपोज लोएस्ट पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी है u, लोएस्ट पॉइंट पे इसकी कितनी वेलोसिटी है, u वेलोसिटी है, क्लियर। अलोंग द टेंजेंट ही होती है ना वेलोसिटी, ये u वेलोसिटी है इसकी लोएस्ट पॉइंट पे। सो काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, हाफ m u स्क्वायर। पोटेंशियल एनर्जी तो जीरो है, हाइट जीरो है, पोटेंशियल एनर्जी जीरो है। काइनेटिक एनर्जी p पॉइंट पे कितनी है, सपोज p पॉइंट पे वेलोसिटी है v, प्लस पोटेंशियल एनर्जी p पॉइंट पे कितनी है, कितना ऊपर गया ये L से P में, ये हाइट h तक ऊपर गया, तो कितना हो गया mgh। यहां से हम अगर फाइंड आउट करें इसकी वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी, तो m से m कैंसिल हो जाएगा, तीन हो जाएगा, हाफ हाफ कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा। सो v स्क्वायर इज u स्क्वायर माइनस 2gh, और v इज अंडर रूट ऑफ u स्क्वायर माइनस 2gh, क्लियर। तो ये मेरे पास क्या आ गया, वेलोसिटी आ गई एट एनी पॉइंट, क्या आ गया, वेलोसिटी एट एनी पॉइंट, कितनी, इसको यहां लिख लेते हैं, यहां लिख लेते हैं v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर माइनस 2gh, इक्वेशन 1 बोल लेते हैं इसको, ठीक है। ये इक्वेशन 1, मैं इसको रब करता हूं। वेलोसिटी निकाल ली मैंने, किसी भी पॉइंट पे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाया और वेलोसिटी फाइंड आउट कर ली, कितनी, u स्क्वायर माइनस 2gh। तो यहाँ वेलोसिटी निकालनी है तो 2gh, ये हाइट यहाँ निकालनी है तो ये हाइट हो जाएगी 2gh की। u स्क्वायर हमें इनिशियल वेलोसिटी पता होगी, तो हम वेलोसिटी निकाल सकते हैं किसी भी पॉइंट, क्लियर। अब सेकंड क्या निकालना है, टेंशन अलोंग द स्ट्रिंग। सेकंड जो हमें निकालना है टेंशन अलोंग द स्ट्रिंग एट एनी पॉइंट। चलो अभी P पे ही निकालते हैं, टेंशन निकालनी है, स्ट्रिंग में कितनी टेंशन है, कितना खिंचाव है उसमें, ठीक है। अब टेंशन के अलोंग क्या है, नीचे क्या लग रहा है, mg cos थीटा, ऊपर क्या लग रहा है, टेंशन, और ये फोर्स को बैलेंस कौन कर रहा है, इसको घुमा कौन रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स घुमा रहा है ना। सो नेट सेंट्रीपिटल फोर्स कितना होगा, नेट सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से जो घूम रहा है, नेट सेंट्रीपिटल फोर्स कितना होगा, T अंदर की तरफ माइनस उससे अपोजिट क्या है, mg cos थीटा, यही तो है, T अंदर लग रहा है माइनस ये mg cos थीटा, तो मतलब ये बड़ी फोर्स, ये छोटी फोर्स, और दिस विल प्रोवाइड द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से घूम रहा है। सो mv स्क्वायर बाय r सेंट्रीपिटल फोर्स है, दैट इज इक्वल टू 2 माइनस t माइनस mg cos थीटा, और यहां से t की वैल्यू निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, mg cos थीटा प्लस mv स्क्वायर बाय r। अब क्या प्रॉब्लम है, थीटा तो मुझे नहीं पता ना एट एनी पॉइंट, इस पॉइंट पे पता है ये थीटा है, यहां निकालना हो तो थीटा चेंज हो जाएगा, तो मुझे थीटा को ऐसी टर्म्स में लिखना है जो मुझे इजीली कैलकुलेटेबल हो, ठीक है। तो हम ये ट्राइंगल लेते हैं, इसको a है ये, इसको a और यहाँ b, ये p है। सो इन ट्राइंगल APB ट्राइंगल है जो ये, इसमें cos थीटा की वैल्यू निकालेंगे, कितनी आएगी cos थीटा, चलो इसको O ले लो, सेंटर को O ले लो, इसको A ले लो। इन ट्राइंगल AOP cos थीटा, ये जो cos थीटा है, cos थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज OP, दिस बाय दिस। ये कितना है, O से P का डिस्टेंस, रेडियस ही तो है सर्कल का, और OA कितना है, R माइनस H डिवाइड बाय R। तो cos थीटा निकल के आ गया इस ट्राइंगल से, बहुत इजी है cos थीटा। इसकी वैल्यू पुट करेंगे किसकी, इसको मान लो सपोज इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 3। पुट वैल्यू ऑफ 1 and 3 इन इक्वेशन 2, 1 और 3 को 2 में पुट करना है। सो t क्या आ गया मेरे पास, mg cos थीटा की जगह क्या आएगा, r माइनस एच बाय आर प्लस m बाय आर, v स्क्वायर की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, u स्क्वायर माइनस 2gh, v स्क्वायर की जगह क्या लिख सकता हूं, u स्क्वायर माइनस 2gh। इसमें अब दोनों में m बाय आर है, m बाय आर
कॉमन ले सकते हैं m बाय आर, अंदर क्या बचेगा देखो, जी आर मल्टीप्लाई कर लो माइनस जी एच प्लस यू स्क्वायर माइनस 2gh, तो ये कितना निकल के आया, m बाय आर यू स्क्वायर प्लस जी आर माइनस 3gh। तो ये मेरे पास कितना आ गया, यू स्क्वायर प्लस जी आर माइनस 3gh। ये मेरे पास आ गई किसी भी पॉइंट पे स्ट्रिंग की टेंशन, किसी भी पॉइंट पे स्ट्रिंग की टेंशन आ गई। क्लियर, कुछ नहीं किया मैंने, ये मेरे पास पहले वेलोसिटी निकाली थी, यहां निकाला कि टेंशन माइनस एम जी कॉस थीटा, दिस फोर्स जो अंदर लग रही है विल प्रोवाइड द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स, वो लगाया। उसके बाद इस ट्राइंगल में कॉस थीटा निकाला, सबकी वैल्यू पुट कर दी और यहाँ टेंशन की वैल्यू निकाल दी किसी भी पॉइंट पे, ये है टेंशन की वैल्यू। क्लियर, अब कोई मुझे बोले टेंशन एट लोएस्ट पॉइंट निकालना है, चलिए यही करते हैं इसको इक्वेशन को भी रहने देते हैं, इसका यूज करेंगे। टेंशन एट लोएस्ट पॉइंट एल, लोएस्ट पॉइंट पे टेंशन निकालनी है। लोएस्ट पॉइंट पे कितनी टेंशन, लोएस्ट पॉइंट पे टेंशन निकालेंगे तो टेंशन का फॉर्मूला है m बाय आर यू स्क्वायर प्लस जी आर माइनस 3gh, ये फॉर्मूला है। क्लियर, तो लोएस्ट पॉइंट पे हाइट कितनी है, 0, ये h की वैल्यू 0 है, तो लोएस्ट पॉइंट पे टेंशन TL कितनी आ जाएगी, m बाय आर यू स्क्वायर प्लस जी आर, ये 0 हो जाएगा। क्लियर, तो ये क्या आ गया, लोएस्ट पॉइंट की टेंशन आ गई। ऐसे ही टेंशन एट हाईएस्ट पॉइंट, जैसे लोएस्ट पॉइंट की निकाली, लोएस्ट पॉइंट एन यही लिख देते हैं, हाईएस्ट पॉइंट एच, टेंशन हाईएस्ट पॉइंट पे क्या होगा, हाईएस्ट पॉइंट पे टेंशन कितना होगा, m बाय आर। तो सपोज हाईएस्ट पॉइंट पे सबसे पहले h बताओ कितना होगा, हाईएस्ट पॉइंट पे h की वैल्यू कितनी होगी, ये h जो है, h यहां से स्टार्ट हुआ था, कितना है ये रेडियस और ये रेडियस, तो ट्वाइस ऑफ रेडियस, यही तो होगी ना। यहां से हाइट हाईएस्ट पॉइंट पे कितनी होगी, h यहां से यहां थी, तो यहां से यहां तक h कितना होगा, 2r। तो टेंशन एट हाईएस्ट पॉइंट, वहां m बाय उसकी वहां पर क्या डाल दो, यू स्क्वायर प्लस जी आर माइनस 2g इंटू 2r, तो कितना हो जाएगा, m बाय आर यू स्क्वायर प्लस जी आर माइनस 6gr, यही हो गया ना, यू स्क्वायर प्लस जी आर माइनस 6gr। तो gr माइनस 6gr को भी सॉल्व कर देंगे, तो हाईएस्ट पॉइंट पे टेंशन कितना हो गया, यू स्क्वायर माइनस 5gr। तो ये आ गया मेरे पास टेंशन क्या, हाईएस्ट पॉइंट पे। तो लोएस्ट और हाईएस्ट पॉइंट पे हमने टेंशन भी निकाल ली, लोएस्ट और हाईएस्ट पॉइंट पे क्या निकाल ली, टेंशन। अब कभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में डायरेक्ट पूछते हैं लोएस्ट और हाईएस्ट पॉइंट में टेंशन का डिफरेंस निकालो, TL माइनस TH निकालो, TL माइनस TH, लोएस्ट और हाईएस्ट पॉइंट की टेंशन का डिफरेंस। तो यहां कर दो, m बाय आर यू स्क्वायर प्लस जी आर माइनस m बाय आर यू स्क्वायर माइनस 5gr, ये आ गया। इसको सॉल्व करेंगे, TL माइनस TH को, m बाय आर यू स्क्वायर कैंसल, ये कितना आएगा, r से r कैंसल, ये आ जाएगा 6mg। TL माइनस TH की वैल्यू कितनी आएगी, अब सॉल्व करके देखो, ये वैल्यू आएगी 6mg। तो मैंने टेंशन निकाली स्ट्रिंग में, लोएस्ट पॉइंट पे टेंशन निकाली, हाईएस्ट पॉइंट पे टेंशन निकाली, और दोनों का डिफरेंस आ गया कितना, 6 इंटू वेट ऑफ द बॉडी, 6mg। टेंशन निकाल ली TL माइनस TH। क्लियर, TL माइनस TH मैंने क्या निकाल लिया, टेंशन। अब मुझे क्या निकालना है, वेलोसिटी निकाल ली एट एनी पॉइंट, टेंशन निकाल ली लोएस्ट और हाईएस्ट पॉइंट पे। अब मुझे यहाँ कितनी वेलोसिटी चाहिए कि वो घूमता रहे। मैंने बताया था ना, हम अगर रस्सी से बांध के, स्ट्रिंग से स्टोन को बांध के घुमा रहे हैं तो बहुत धीरे घुमाते हैं तो स्लैग होके नीचे गिर जाता है, घूमता ही नहीं है पूरा सर्कल।
तो मिनिमम वेलोसिटी कितनी चाहिए? सो एक और चीज निकालते हैं हम, क्या? मिनिमम वेलोसिटी एट पॉइंट P टू अवॉइड, इसको ऐसे लिख लो, मिनिमम वेलोसिटी एट पॉइंट P फॉर लूपिंग द लूप। लूपिंग द लूप मतलब कि वो घूमता रहे, लूप पूरी कंप्लीट है। तो मिनिमम वेलोसिटी एट पॉइंट L, L पॉइंट पे कितनी मिनिमम वेलोसिटी हो लोएस्ट पॉइंट पे कि वो घूमता रहे। लोएस्ट पॉइंट पे कितनी वेलोसिटी होगी, ये पूरा घूमे। अब ये हाईएस्ट पॉइंट से आगे कब आएगा, ये पूरा कब घूमेगा? जब ये टेंशन स्ट्रांग होगी, 0 से ज्यादा होगी मतलब, तभी तो घूमेगा ना। बिल्कुल रस्सी बिल्कुल सीधी कब रहेगी, स्ट्रिंग बिल्कुल सीधी, इसको घुमा रहे हैं, अगर इसमें टेंशन रिड्यूस होगी तो ये नीचे गिर जाएगा। टेंशन जब यहां पर क्या होगी, कब होगा ये, व्हेन दिस टेंशन एट हाईएस्ट पॉइंट, स्लैकनिंग कब नहीं होगी, इज इक्वल टू 0। टेंशन जो हाईएस्ट पॉइंट पे होगी दैट इज इक्वल टू और बेसिकली ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 जब होगी। और टेंशन हाईएस्ट पॉइंट पे हमने क्या निकाला था, दैट इज m/r u स्क्वायर माइनस 5gr। अभी मैंने निकाला ये टेंशन हाईएस्ट पॉइंट पे कितनी है, u स्क्वायर माइनस 5gr। ठीक है, यहां लिख बिलो टू अवॉइड slackening, let me check the spelling, to avoid yes, to avoid the slackening, मतलब slackening ना हो, ये टेंशन यूं ऐसे स्ट्रिंग नीचे ना आ जाए, पूरा सर्कल कंप्लीट हो, उसके लिए हाईएस्ट पॉइंट पे जो टेंशन है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होनी चाहिए। ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, दैट मीन्स दिस थिंग ग्रेटर देन इक्वल टू 0, दैट मीन्स दिस थिंग इधर चला जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और वी कैन से दिस। सो जब लोएस्ट पॉइंट पे कम से कम इतनी वेलोसिटी होनी चाहिए, तभी हम बोलते हैं हम रस्सी को घुमा रहे हैं पत्थर बांध के, बहुत धीरे घुमाते हैं तो नहीं सर्कल कंप्लीट होता। क्लियर? तो कम से कम कितनी वेलोसिटी होनी चाहिए, इतनी वेलोसिटी होनी चाहिए √5gr, ताकि वो स्लैकनिंग ना हो, ताकि वो घूम सके। क्लियर? और मिनिमम वेलोसिटी टॉप पे कितनी हो, मिनिमम वेलोसिटी एट h मिनिमम वेलोसिटी कितनी है, सपोज एट पॉइंट h द वेलोसिटी इज v, कैपिटल V वेलोसिटी है। ठीक, फ्रॉम इक्वेशन 1, हमने इक्वेशन 1 क्या लिखा था, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर माइनस 2gh, यही करा था। यहाँ वैल्यू पुट करेंगे, फाइनल वेलोसिटी कितनी है v स्क्वायर, इनिशियली कितनी है u स्क्वायर 2g, और h कितना है, टॉप पे h कितना होगा 2r, यही होगा ना, यहाँ लिख सकते हैं बिकॉज h इक्वल टू 2r, हाईएस्ट पॉइंट पे h कितना होगा 2r होगा। और इनिशियली वेलोसिटी, ताकि वो रुके ना, हमने u स्क्वायर की वैल्यू कितनी निकाली 5gr, तो v स्क्वायर इज 5gr माइनस 4gr, दैट इज इक्वल टू gr, तो v क्या होगा √gr। तो पूरा सर्कल कब कंप्लीट करेगा, समझ आया? पूरा सर्कल ये कब कंप्लीट करेगा, ऐसे स्ट्रिंग घूम रही है कि जब मिनिमम वेलोसिटी इतनी हो। जब मिनिमम वेलोसिटी इतनी कब होगी, जब स्लैकनिंग कब नहीं होगी, जब टेंशन ग्रेटर देन 0, मतलब इससे मिनिमम वेलोसिटी निकाल ली लोएस्ट पॉइंट पे। हाईएस्ट पॉइंट पे कितनी वेलोसिटी होगी कि ये घूमता रहे हाईएस्ट पॉइंट पे, हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी निकाल ली हमने इस फॉर्मूला से। हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी कितनी होगी, जब लोएस्ट पॉइंट पे कम से कम इतनी वेलोसिटी हो 5gr, u √5gr है तो u स्क्वायर 5gr, और हाईएस्ट पॉइंट के लिए h इज इक्वल टू 2r डाला, तो हाईएस्ट पॉइंट पे √5gr तो कम से कम 5gr वेलोसिटी हो और यहाँ √gr वेलोसिटी हो, तो ये सर्कल में मूव करता रहेगा। तो ये मिनिमम वेलोसिटी है, और ये डायरेक्ट कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछते हैं, मैं बार बार बोल रहा हूँ आपको, डायरेक्ट आपसे ये क्वेश्चन 4 ऑप्शन आ जाते हैं नीट के एग्जाम में भी कि वर्टिकल सर्कल में मिनिमम वेलोसिटी लोएस्ट पॉइंट पे कितनी चाहिए, √5gr आंसर होगा, हाईएस्ट पॉइंट पे कितनी चाहिए √gr आंसर होगा। अब एक क्वेश्चन राइज होना चाहिए आपके दिमाग में कि अभी मैंने बोला कि मिनिमम वेलोसिटी इतनी है,
u ग्रेटर देन 5gr। अगर इस 5gr से मिनिमम वेलोसिटी कम हुई तो क्या होगा? 5gr अंडर रूट 5gr से मिनिमम वेलोसिटी कम हुई रूट 5gr से वेलोसिटी, तो क्या होगा? इफ u इज लेस देन अंडर रूट 5gr तो क्या होगा? अगर वेलोसिटी कम होगी तो इसमें दो कंडीशन है। कंडीशन क्या है? आइदर बॉडी विल ऑसिलेट, या तो बॉडी यहां ऑसिलेट करेगी। ये बॉडी ऑसिलेट कब करेगी? जब किसी पॉइंट पे, व्हेन एट एनी पॉइंट वेलोसिटी बिकम्स जीरो। जब किसी भी पॉइंट पे वेलोसिटी जीरो होगी, सपोज यहां से जा रहे हैं, वेलोसिटी जीरो होगी तो ये वापस आ जाएगा ना, फिर यहां वेलोसिटी जीरो वापस आ गई। तो किसी पॉइंट पे, किसी हाइट पे वेलोसिटी जीरो होगी तो बॉडी ऑसिलेट करेगी। और दूसरी कंडीशन क्या होगी? इट विल लीव द सर्कल। दो ही चीजें हो सकती है ना अगर ये वेलोसिटी 5gr से कम है, या तो यही ऑसिलेट करेगा, पूरा घूमेगा ही नहीं, या सर्कल ही छोड़ देगा, सर्कल में नहीं आएगा। ये कब होगा? जब टेंशन एट पॉइंट इज जीरो। जब टेंशन जीरो हो जाए, स्ट्रिंग में टेंशन जीरो हो जाए तो सर्कल में घूमेगा ही नहीं, इसकी टेंशन जीरो होगी तो सर्कल में नहीं घूमेगा ना। तो ये दो कंडीशन हो सकती हैं, ठीक है। सो वन बाय वन देखते हैं इसको। अगर वेलोसिटी जीरो है, सपोज वेलोसिटी एट एनी height h1 becomes जीरो। वेलोसिटी जीरो होगी तो v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2gh। वेलोसिटी जीरो होगी u स्क्वायर माइनस 2g किसी हाइट h1 पे, कोई हाइट यहाँ h1 है उस पे वेलोसिटी जीरो होगी। तो यहां से h1 की वैल्यू निकालेंगे, कितनी आएगी? u स्क्वायर बाय 2g। ये आ गई h1 की वैल्यू जहां वेलोसिटी जीरो होगी। सपोज टेंशन will become zero at height h2। कोई हाइट h2 है, किसी हाइट h2 पे टेंशन जीरो होगी। सपोज हाइट है, टेंशन जीरो होगी तो क्या होगी? तो अब वो सर्कल को लीव कर देगा। टेंशन जीरो होगी, हमने टेंशन का फॉर्मूला क्या निकाला था? m/r u स्क्वायर प्लस जी आर माइनस 3gh, यही निकाला था, m/r u स्क्वायर प्लस जी आर माइनस 3gh। टेंशन जीरो होगी, इस टेंशन को यहां जीरो करेंगे तो यहां से क्या निकालेंगे? ये h2 की वैल्यू, किसी हाइट h2 पे टेंशन जीरो होगी तो यहां से h2 की वैल्यू निकालेंगे। h2 की वैल्यू कितनी निकल के आएगी? u स्क्वायर प्लस जी आर अपॉन 3, u स्क्वायर प्लस जी आर अपॉन 3g। ये आ गया h2 की वैल्यू निकल के, u स्क्वायर प्लस जी आर अपॉन 3g। अब ये मैंने वेलोसिटी निकाली, सपोज वेलोसिटी जीरो होगी हाइट h1 पे या टेंशन जीरो होगी हाइट h2 पे। अब दो कंडीशन है, दोनों को देखते हैं। अगर पहले वेलोसिटी जीरो हुई, सपोज वेलोसिटी जीरो हुई टेंशन जीरो होने से पहले, ठीक है ना। इफ वेलोसिटी becomes zero first, then tension, then it will oscillate, ठीक है ना। अगर वेलोसिटी पहले जीरो हुई टेंशन से, टेंशन तो है पर यहां वेलोसिटी जीरो होगी तो ये ऑसिलेट करना स्टार्ट कर देगा। वेलोसिटी पहले जीरो हुई मतलब हाइट पहले h1 हाइट पहले आ जाएगी जिस हाइट पे वेलोसिटी जीरो है। सपोज हाइट h2 यहां पर है जहां टेंशन जीरो हो रही है तो पहले वेलोसिटी जीरो हो जाएगी तो ये वापस आएगा। टेंशन तो है, सर्कल को लीव नहीं करेगा। तो हाइट h1 लेस देन h2, दैट मींस u स्क्वायर बाय 2g लेस देन u स्क्वायर प्लस जी आर बाय 3g। यही है, g से g कैंसिल हो जाएगा तो यहां से u कितना निकल के आया, इसको सॉल्व करेंगे और u निकल के आया दैट इज लेस देन इक्वल टू अंडर रूट 2gr। तो मिनिमम अगर मैंने बोला 5gr से कम है तो क्या होगा? 5gr से कम कितनी है? सपोज 2gr है, 2gr है या उससे भी कम है
तो ये ऑसिलेट करेगा। यहाँ पर 2GR है या उससे भी कम है तो ये ऑसिलेट करेगा इस सर्कल में। सपोज ये मिड पॉइंट है, ये लोएस्ट है, हाईएस्ट है, मिड पॉइंट है। जैसे हमने टेंशन लोएस्ट और हाईएस्ट पॉइंट पे निकाली थी, ऐसे मिड पॉइंट पे भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर मिड पॉइंट के नीचे यहां पर क्या करेगा, ऑसिलेट करेगा। कब, जब u लेस देन 2GR है। क्लियर, ये तो तब हो गया। और अगर बॉडी सर्कल को लीव करेगी कब, जब टेंशन पहले एक जीरो होगी, है ना। इफ टेंशन becomes zero first, then it will leave the circle। अगर टेंशन पहले जीरो होगी तो स्ट्रिंग क्या करेगा, सर्कल को लीव कर जाएगा, ठीक है ना। अभी तो क्या है, वेलोसिटी जीरो है। अगर टेंशन वेलोसिटी जीरो हुई तो पहले ऑसिलेट करेगा, टेंशन ही जीरो होगी तो सर्कल ही छोड़ देगा। कब जीरो होगी, जब h2 हाइट पहले आ जाएगी h1 से। जब h2 हाइट पहले आ जाएगी h1 से, H2 हाइट कब आएगी H1 से पहले, ये कंडीशन होगी जब H2 हाइट आ जाएगी H1 से पहले। और ये कब होगी, उससे ऑपोजिट ही, जब U ग्रेटर देन 2GR। जब क्या हो, U ग्रेटर देन 2GR। ओके, कितना होगा, व्हेन U इज ग्रेटर देन 2GR। जब 2GR से बड़ा है, मतलब U 5GR √5GR से कम है और 2GR से बड़ा है, तो क्या होगा, 5GR से कम है और 2GR से बड़ा है, तो वो सर्कल को लीव कर जाएगा किसी यहां पर, यहां कहीं लीव कर जाएगा, यहां कहीं। अब यहां क्यों लीव कर जाएगा, मैंने इसमें दो चीज लिखी, u लेस देन 2GR, u इक्वल टू 2GR। जब u इक्वल टू 2GR होगा तो ये क्या होगा, दैट विल ऑसिलेट इन सेमी सर्कल। मतलब यहां से ऑसिलेट करेगा, यहां से यहां तक, फिर यहां से यहां तक, ये सेमी सर्कल में ऑसिलेट करेगा। कब, इक्वल टू 2GR है, ठीक है ना। और उससे कम है तो उससे नीचे ऑसिलेट करेगा। उससे ज्यादा है तो वो सर्कल को इसके पार जाके कहीं लीव कर जाएगा, छोड़ देगा सर्कल को, ठीक है। यहाँ ये रस्सी है, ये यहां से जा रही है, यहां से यहां पर टेंशन जीरो होगी तो ये रस्सी नीचे सर्कल को लीव कर देगी, टेंशन जीरो होगी तो ये नीचे गिर जाएगा। कब, 2GR से बड़ा है और 5GR से कम है, 5GR की इक्वल हो गया तो वो घूम ही जाएगा पूरा, वो तो हमने पढ़ ही लिया। तो ये कुछ कंडीशंस हैं ऑसिलेशन की, ठीक है ना। ये दो कंडीशन थी, इसके बारे में भी आपने ध्यान रखना है। ये जो मैं यू लिख रहा हूं, ये है क्या, ये वेलोसिटी है लोएस्ट पॉइंट की, याद रखनी है। ये वेलोसिटी है किसकी, लोएस्ट पॉइंट पे, यू पे है ना। तो VL से भी डिनोट कर सकते हैं इसको, वेलोसिटी एट लोएस्ट पॉइंट। थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा होगा मे बी आपको, बट इसको एक बार दोबारा से 2-3 बार देखना इस लेक्चर को। बहुत इजी चीज है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, आप इसको सॉल्व कर सकते हो। 2-3 बार इस लेक्चर को देखोगे, बहुत इजीली ग्रास्प कर पाओगे। फिर भी कोई प्रॉब्लम है, कुछ डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे, थैंक यू।